Hello students, welcome online classes Bishop Academy Maharajanj. Today I will be discuss class 11th physics numericals chapter 2 unit and measurement. Today I will be discuss NCERT question number 13, 14 and 15. The NCERT question number 13 are the given a physical quantity P is the related to the four observers A, B, C and D as the follow. यानी कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P जिसको रिप्रेजेंट किया गया है P से, दे आर द फाइंड ए कोरिलेशन बिटवीन A, B, C एंड D. यानी A, B, C और D ये भी चार हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं. इसमें रिलेशन इस तरह से दिया है कि P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी. उसमें रूट में केवल सी है. करेक्ट द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन ए बी एंड सी एंड दैट मीन्स डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू दिया है 1%, डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू दिया हुआ है 3% एंड डेल्टा सी बाई सी की वैल्यू दिया है इसमें 4% एंड डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू दिया हुआ है कितना इसमें अगेन 2%. तो चूंकि यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन का जो मोड बताया था, तो इसमें कि किसी भी तरह के एरर में हम चाहे वह मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, हम सभी एरर को क्या करते हैं, सम करते हैं. तो यहाँ पर P के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी. तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा P बाई P, डेल्टा P बाई P मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों कर रहे हैं, तो हो जाएगा डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस डेल्टा B बाई B मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा C बाई C मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100. अब यहाँ पे हमने जो ये है जो 4 टर्म यूज़ किया है, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करके दिया है कि डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 को सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आएगा 1%, डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 को सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आएगा 3%. उसी तरह से डेल्टा सी बाई सी और डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 का रिजल्ट ऑलरेडी ये सॉल्व करके दिया हुआ है. तो ऐसे केस में हमने बताया था कि फॉर्मूला तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो पावर्स हैं, ये पावर जो हैं वो क्या होंगे, वो कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होंगे. तो इस रिजल्ट को हम अब ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस, चूँकि सी अंडर रूट में है और अंडर रूट मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो हो जाएगा हाफ डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी. क्योंकि सबके साथ 100 कॉमन आएगा, इसलिए हम 100 को कॉमन लेके बाहर कर दिए. तो अब चूँकि यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 इंटू 1 कहाँ से आया, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 2 क्योंकि डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू किसके इक्वल है, सॉरी 3% की इक्वल है 3% प्लस हाफ इंटू 4 प्लस 2, तो हो गया 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2. इस तरह से हो गया कि उस फिजिकल रिलेशन में अगर ए बी सी और डी के एरर परसेंटेज 1, 3, 4 एंड 2 होंगे, तो उस फार्मूले को जब हम यूज करेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट में जो रिजल्ट आएगा वो 13% का एरर आएगा. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट बुक विथ एनी प्रिंटिंग एरर्स कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट फार्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियाडिक मोशन. करेक्ट कोई पार्टिकल है, अगर वह पीरियोडिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखा गया इसमें
तो ये चार इक्वेशन दिए हैं, इसमें कह रहा है कि वेयर ए इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वी इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल, टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, रूल आउट ऑफ द रॉन्ग फार्मूला ऑन द डायमेंशनल ग्रुप। तो कह रहा है कि हम ये कैसे जानेंगे कि जो इसमें जो 4 इक्वेशन दिया हुआ है, इस 4 इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन हमारा गलत है। तो ऐसे क्विज में हम बताए थे कि अगर हम किसी फार्मूले को चेक करते हैं तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी आर एनालाइज इफ द बोथ साइड डायमेंशंस आर इक्वल देन क्वेश्चंस आर द ट्रू, फार्मूला आर द ट्रू, और इफ द डायमेंशन आर बोथ साइड आर नॉट इक्वल देन द फार्मूला इज द रॉन्ग। तो इसमें पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले के लिए दिया है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। क्योंकि सिंबल का इसमें रोल दिया हुआ है कि ए डिस्प्लेसमेंट है और y भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो डायमेंशन है यानी y और a, यानी y द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और हमने जो ब्रैकेट लिख दिया है इसका सिंबल हो गया, a इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का भी जो सिंबल होता है क्या होता है, यल होता है। तो अगर एक तरह से इस फार्मूले को देखा जाए तो y और a का डायमेंशन क्या है, सेम हो गया। अब हम ये बात प्रूव कर दें कि इसके बाद का जो टर्म है यानी y और a को छोड़ने के बाद जो टर्म है अगर वह डायमेंशन लेस है तो जिसका डायमेंशन लेस, जिसका m 0 आ जाए, l 0 आ जाए और t 0 आ जाए, जिसका मतलब वह फार्मूला हमारे लिए क्या है, ट्रू है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी लिखने के लिए, चूँकि साइन एक टेक्नोमेट्रिकल रेशियो है और टेक्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 2 एक कांस्टेंट है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई भी कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब डायमेंशन हम लिखेंगे किसका, टाइम कैपिटल टी अपॉन टी इक्वल टू t0। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इज करेक्ट। यह है क्या है, करेक्ट है। करेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि y और a हमने पहले भी कंपेयर कर लिया कि y और a का डायमेंशन क्या है, सेम है, और इधर जो t बाई टी से कैंसिल हो गया तो t पे 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि यह रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ए साइन भी टी, y इक्वल टू ए साइन भी टी। अब चूंकि इसमें फिर सॉल्यूशन पाते हैं तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a इक्वल टू एम्पलीट्यूड है, v इक्वल टू स्पीड और t इक्वल टू टाइम। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपेयर करने में फिर चूँकि y और a का डायमेंशन सेम है तो हमें सिर्फ साइन वी टी का अगर हम डायमेंशन लेते हैं तो साइन फिर टेक्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया, तो v स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1, और टाइम का क्या हो गया, t आ गया। यानी इस तरह से इसको अगर हम सॉल्व तो t से t कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, एल आ गया। इसका मतलब हो गया कि अगर इस इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो y इक्वल टू ए साइन भी टी का डायमेंशन सेम नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का डायमेंशन पहले से इक्वल है और भी टी का डायमेंशन किसका रहा, लेंथ का इक्वल आ रहा है। और इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एल आएगा और यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा, यानी इस तरह से हमारा ये फार्मूला क्या हो गया, यानी y इक्वल टू ए साइन भी टी इज द रॉन्ग। ये हमारा रॉन्ग फार्मूला नहीं, दूसरा फार्मूला इसमें जो लिखा है वो क्या है, रॉन्ग है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पाते हैं। तो इसके तीसरे पार्ट में लिखा है y इक्वल टू, थर्ड पार्ट पाते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसके दिया हुआ है
y इक्वल टू ए बाई टी साइन टी बाई ए, वाई इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए से ए कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ पे चूंकि वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन एल हो गया, ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो गया, इसका भी डायमेंशन एल हो गया, फिर टी टाइम पीरियड हो गया, कैपिटल टी हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, तो क्या बचा, केवल साइन बचा। तो वाई के लिए साइन का रिलेशन नहीं बन सकता, और फिर स्मॉल टी भी क्या है, टाइम ही है, टाइम फेज है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, टी हो गया। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो वाई इक्वल टू ए अगर कंपेयर करें तो टी बाई ए, तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं 1 बाई टी साइन, ये छोड़ दिया क्योंकि y और a का डायमेंशन पहले से इक्वल है। तो इसको छोड़ करके ये देखें कि बाकी के जो हमारा रिलेशन है वह डायमेंशनलेस है, तब तो फार्मूला हमारा राइट है। अगर उसमें कहीं डायमेंशन डिफाइन हो रहा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बाई टी साइन टी बाई ए, तो इसका अगर हम डायमेंशन लिखें तो हो जाएगा 1 अपॉन टी में रेसिप्रोकल हो गया, टी पे -1 हो गया, साइन फ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, और यहाँ पर हो गया टी अपॉन एल। तो हम सॉल्व करें तो हो जाएगा एल पे -1, एंड दैट मीन्स द बोथ साइड डायमेंशन आर नॉट इक्वल। यानी इस केस में राइट साइड के डायमेंशन से लेफ्ट साइड के डायमेंशन से राइट साइड का डायमेंशन एल पे पावर -1 क्या रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसमें ज़्यादा दिखेगा, इसलिए हो जाएगा y इक्वल टू ए बाई टी साइन टी बाई ए इज द रॉन्ग। यानी ये भी फार्मूला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन पे सॉल्यूशन किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें वाली अब तक केवल फर्स्ट राइट हुआ है, सेकेंड भी रॉन्ग हो गया और थर्ड भी रॉन्ग हो गया है। अब हमारा बचा है फोर्थ। तो फोर्थ वाले केस में क्या आ रहा है, फोर्थ वाले में देखते हैं। फोर्थ में आ रहा है y इक्वल टू ए अपान √2 साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। तो यहाँ पे साइन और कॉस 2 फेज में आ गया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, कि अगर हम किसी ब्रैकेट में 2 या 2 से अधिक टर्म को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो इन दिस केस डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर द इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 2 पाई बाई टी का डायमेंशन जो भी होगा वही डायमेंशन cos 2 पाई बाई टी बाई कैपिटल टी का भी आएगा। तो फिर यहाँ पे देखा जाए तो y इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और a इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों के डायमेंशन क्या हो गए, सेम आ गए, लेंथ और लेंथ आ गया दोनों का डायमेंशन। अब यहाँ बचा √2, तो √2 एक वेरिएबल कांस्टेंट है, इसका कोई टर्म नहीं होगा, फिर साइन का भी नहीं होगा, तो इसलिए अब हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ 2 पाई टी बाई कैपिटल टी का। तो फिर 2 एंड पाई कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर हो गया टी बाई टी यानी इक्वल टू क्या हो गया, T0। तो यहाँ पर भी हो गया कि अगर y की हम बात करें तो इसमें जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ है ये डायमेंशन लेस है, इस पर कोई डायमेंशन नहीं डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि y इक्वल टू ए अपान √2 साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई बाई टी बाई कैपिटल टी इज करेक्ट। तो ये भी हमारा एक करेक्ट रिलेशन हो गया। तो इस 4 में से पहला और चौथा रिलेशन जो है वह किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए राइट इक्वेशन लिखा गया है, लेकिन सेकेंड और थर्ड जो है वो हमारा रॉन्ग है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आइंस्टीन
का एक इक्वेशन फार्मूला है, खास तौर से हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी थियरी ऑफ मोशन। तो रिलेटिविटी थियरी ऑफ मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है पर उसको हम समझा रहे हैं, तब इसके सॉल्यूशन पाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फेमस रिलेशन इन द फिजिक्स रिलेटेड मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0 ऑफ ए पार्टिकल in the term of its speed v and speed of light c. This relation first arose as a consequence of the special theory relativity due to the Albert Einstein. A boy recalled the relation almost correctly but for forgotten where to the points the constant c. He will write m equal to m0 upon 1 minus v square to the power हाफ। तो एक्चुअली क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि इस फार्मूले में मास, रेस्ट मास, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट सी का भी डिस्कशन किया गया है। लेकिन स्टूडेंट ने जब इसको कंपाइल किया फार्मूले को तो उसमें उसने सी को लिखना भूल गया। तो अब ये कह रहा है कि इस फार्मूले को करेक्ट करते हुए सी का यूटिलाइजेशन स्टूडेंट को कहाँ पे करना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम चेक द इक्वेशन की बात करेंगे। अगर दोनों साइड के टर्म्स के डायमेंशन इक्वल आएंगे उस केस में यह फार्मूला क्या होगा, राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन में दोनों साइड का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अभी सी जो है मिसिंग वर्ड है, यानी सी मिस किया गया है और हमको ही बताना है कि हम सी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फिर आते हैं तो एम का सिंबल लिखते हैं। एम क्या है, मास है। m0 क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास और मास में मतलब क्या हो गया, क्योंकि मास है और रेस्ट मास है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, एम होगा। बस ये कि रेस्ट मास में तो गया कि ये टीनी पार्टिकल, बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो कि सनलाइट में जो फोटॉन पैकेज होते हैं, तो फोटॉन पैकेज का जो मास होता है उसको हम लोग रेस्ट मास के फॉर्म में काउंट करते हैं। तो रेस्ट मास दोनों के डायमेंशन क्या गए, सेम आ गए। हमने एम और एम का सिंबल दे दिया। इसका मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा फार्मूला क्या है, ट्रू है। अब डिनोमिनेटर पे जो टर्म लिखा है यानी 1 माइनस v स्क्वायर टू द पावर हाफ, अब हमको इस तरह से लिखना है कि इसमें हम इस टर्म को अगर डायमेंशन लेस बना दें तो चूंकि m और m0 का डायमेंशन सेम हो जाएगा, और सेम होने में अब यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 इज डायमेंशन लेस, क्योंकि एक का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब आ गया v स्क्वायर, तो v की बात करें तो जाएगा एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया एल स्क्वायर टी पे -2। तो अब हो गया कि 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, v स्क्वायर का हमने डायमेंशन निकाल दिया, और इस पर अगर हम पावर हाफ कर दें तो फिर यहाँ सट जाएगा, तो एल टी माइनस 1 जाएगा, स्पीड का आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया धन। तो c इज द सिंबल ऑफ, c इक्वल टू स्पीड ऑफ सनलाइट, और इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एल टी माइनस 1 आएगा। तो अब करेक्ट लिखने में हम दो तरह से लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या c स्क्वायर बाई v स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तो यहाँ से भी यह जो टर्म भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख रहे हैं 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर हाफ, और इतने का रिजल्ट होगा हो जाएगा एल टी पे -1 अपान एल टी पे -1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया L0 एंड T0। और इस तरह से अगर हम जो मिसिंग टर्म इसमें जो C दिया है उस C को अगर हम एज ए डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं तो ऐसे केस में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह से आइंस्टाइन के रिलेटिव मोशन थ्योरी में हम लिख सकते हैं m इक्वल टू m0 अपान 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर हाफ। यानी अगर हम c स्क्वायर को v स्क्वायर का केवल डिनोमिनेटर बना दें तो यह नीचे का जो टर्म होगा वह डायमेंशनलेस हो जाएगा, और m0 का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा। इस तरह से कहें कि इस पूरे रिलेशन का जो डायमेंशन होगा वह मास के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से हमारा यह फार्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब यह हमारा
ये जो हम ब्रैकेट में कवर कर रहे हैं ये हमारा करेक्ट आइंस्टाइन रिलेशन थियरी हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। द सम अदर NCERT क्वेश्चंस दे आर द PDF files are provided in the classroom material. Thank you.